धरोहर है और इसका संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पर्यावरण दर्शन और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की चुनौतियों पर। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रहलाद राय व्यास जी, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं प्रकृति रिसर्च सोसाइटी के, और मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं व्यास जी का। थैंक यू, नमस्कार। तो डॉक्टर व्यास जी, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी NAPCC क्या है और ये क्यों जरूरी है? जैसा कि हम जानते हैं, जिस तरह का पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, पिछले 2 दशकों में एक साथ जिस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर लागू की गई। 2008 में इस पर एक विचार आया और इसके बाद कितने ही पृथ्वी सम्मेलन हुए, तो भारत में ये एक विशेष मिशन को तैयार किया गया जिसे हम NAPCC कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज के केवल विचार ही नहीं, इसमें किस तरह से समाज को जोड़ना, किस तरह से हम इस कदम को आगे बढ़ाएं, उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की गई और उसके 8 तरह के मिशन तैयार किए गए, जो सौर ऊर्जा को लेकर के है, जल को लेकर के है, वन संरक्षण को लेकर के है, और इसी तरह से हम कृषि में और अन्य सिंचाई परियोजनाओं में सब में हम कैसे लागू करें और आगे के आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसी टेक्नोलॉजी हम तैयार करें, इसके लिए एक मिशन तैयार किया गया। तो व्यास जी, आप इन 8 मिशनों के बारे में डिटेल में बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। और आज और का राजस्थान में इनका क्या असर देखा गया, हम ये भी जानना चाहेंगे। एक तरह से ये जो मिशन तैयार किया गया, इसमें सबसे बड़ा जो मिशन है जिसके लिए एक विश्व स्तर पर चर्चा हुई, और वो मिशन है सोलर एनर्जी मिशन। तो नेशनल सोलर एनर्जी मिशन तैयार किया गया। उसमें सौर ऊर्जा के लिए हम अधिक से अधिक हम जोड़ सके लोगों को स्थानीय स्तर पर, और कैसे हम सोलर एनर्जी प्लांट के लिए अक्षय योजना लाए, जो भी लाए, लेकिन एक सरकार से, केंद्रीय सरकार ने इसको अधिक प्रोत्साहन देने के लिए आज घरेलू स्तर पर इसको लोगों में एक प्रोत्साहन दिया और घरेलू स्तर पर लागू किया। तो आज सोलर एनर्जी प्लांट लगे हुए। इतना ही नहीं, सोलर पार्क डेवलप किए। आप देखिए कि राजस्थान में सोलर पार्क में खासतौर से जैसलमेर, बांसवाड़ा एरिया और बहुत सी जगह, इवन देन गुजरात, इवन देन साउथ तमिलनाडु में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक इस तरह का एक माहौल तैयार किया गया मिशन को प्रारंभ करने के लिए। ऐसी जहां सोलर एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है उसको देखा गया। तो ये एक सोलर एनर्जी मिशन है। लेकिन दूसरा उसी मिशन के साथ जोड़ दिया, उसकी दक्षता में, उसकी एफिशिएंसी में कैसे इंप्रूव करें। तो एफिशिएंसी में इंप्रूव करने के लिए पहले ये देखा गया कि पब्लिक रूप से हम लोग कहाँ सार्वजनिक रूप में बिजली का उपयोग करते हैं, घरों में उपयोग करते हैं, उसको कैसे आगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, यानी खपत तो कम हो लेकिन उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। तो उसके लिए सोलर प्लांट घरों में लगाए। हमने ये कहना चाहिए कि ट्यूबलाइट्स जो यूज करते थे उसके लिए दूसरा एक उपाय सोचा, LED लाए। और आज ये जितने आप देख रहे होंगे कि जितनी पब्लिक रूप से लाइट्स दी जा रही है उसमें भी वो सड़कों पर आपको LED दिखाई देती होगी। उससे एक खपत कम हुई, घरेलू में भी हुई और उससे सोलर प्लांट से, लेकिन उसमें भी हुई और लोग घरों में भी LED यूज करने लग गए। तीसरा मिशन जो था कि कैसे हम इसको करें, तो वो एक सतत विकास की ओर सोचा कि अर्बन एरियाज में हम कैसे करें, अर्बन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी का उपयोग तो हम करें, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं। सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए खास तौर से ये सोचा कि हमारे ग्रीन हाउसेज तैयार करें, और उसमें प्रोत्साहन ये दिया कि लोग अपने फ्रंट एरियाज में, घरों के सामने, बालकनी में, छतों पर उसको प्रोत्साहन के कैसे भी करो, लेकिन प्लांटेशन करो। और आपने देखा होगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको दूसरे रूप में भी दिया गया, सार्वजनिक परिवहन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने खुद के जो उपयोग करते हैं व्हीकल्स, उसको उपयोग नहीं करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, ताकि उससे कम हम कार्बन एमिशन से भी बच सके। ये भी एक उदाहरण। और दूसरा बड़ा अभियान जो आज राष्ट्रीय स्तर पर है, और पिछले इसी दशक में देख लीजिए कि एक अपशिष्ट पदार्थों का जो प्रबंधन हुआ है, वो प्रबंधन किस रूप में हुआ,
वो प्रबंधन ये हुआ कि छोटे छोटे टाउन्स में भी आज कलेक्शन के लिए वाहन जुटाए गए और कचरा संग्रहण का जो है वो एक राष्ट्रीय अभियान है और आज सब उससे जुड़ रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो उड़ते थे सड़कों पे वो कम होने लगे हैं, घरों में लोग वेट करते हैं और कचरा संग्रहण के साथ में उसको हम निष्पादित करते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट आया स्मार्ट सिटी का। आज स्मार्ट सिटी के अंदर हम ये देखा जा रहा है ड्रेनेज पैटर्न को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये भी एक नेशनल मिशन का ही एक पार्ट है। तो जो ये राष्ट्रीय सौर मिशन है और ऊर्जा दक्षता मिशन ने भारत में हरित ऊर्जा को किस तरह बढ़ावा दिया? जी, बढ़ावा देने में यह है कि केंद्र सरकार ने भी जहां भी सोलर प्लांट घरों में लगाए जाना है उनको विशेष रूप से उसमें छूट जा रही है और उसमें कम से कम 80,000 रुपीज का एक सहयोग उसमें दिया है। इवन देन हम और हमारे मित्रों ने भी काफ़ी जगह तो उसमें यूज किया। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर सभी में जितने सोलर प्लांट्स घरों में लगे हैं और एक माहौल बन गया है, एक इस तरह का मैसेज गया है कि हमें सोलर प्लांट का उपयोग करना चाहिए घरेलू उपयोग के लिए। ये एक अच्छा मैसेज गया है जिससे खपत में भी जो है उसमें कंट्रोल हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो सतत विकास आने वाली फ्यूचर में जो जेनरेशन होगी उसके लिए हम सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल जी। क्या आपको लगता है कि भारत की नीतियों से जन भागीदारी को और मजबूत करने की जरूरत है? जरूर, क्योंकि जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, कोई भी हम योजनाएं लाएं, जब तक जनमानस में इस बात को हम नहीं बिठा पाएंगे या उनके जहन में ये बात नहीं आएगी तो हमारी योजनाएं उतनी सफल नहीं पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि माइक्रो लेवल पर, इवन देन ग्राउंड लेवल पर भी आज लोग जुड़ रहे हैं। लोगों में एक भावना होगी कि नहीं, हमें अपशिष्ट पदार्थ को एक सही जगह रखना है। ये एक जनभावना हमें क्रिएट करनी है और हो रही है। आज के दौर में सब लोग उससे जुड़ रहे हैं और ये देख के चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओ हो, हमने प्रकृति शोध संस्थान की स्थापना में भी एक काम उठाया है। तो हम लोग कम्युनिटी को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन एक केंद्रीय स्तर पर जो बात आ रही है वो इन योजनाओं को है। आज दूसरे जो मिशन की जब अब हम बात करेंगे तो उसमें दूसरे मिशन भी जुड़े हुए हैं। जी। तो अक्सर कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी। इसके मुख्य कारण क्या है और हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसको विश्व स्तर के ऊपर चिंता का विषय बना हुआ है और विश्व स्तर पर विभिन्न मंचों में पृथ्वी सम्मेलन हुए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितनी वार्ताएं हुई, आज जितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, वो सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट के ऊपर विचार किया जा रहा है कि हम कैसे इसको हाउ कैन बी कंट्रोल्ड। तो पहला लक्षण क्या नजर आ रहे हैं? लक्षण पहला यह है कि हमारे आइस फील्ड्स पिघल रहे हैं। आइस फील्ड दो तरह के हैं, एक तो होता है हायर पीक्स के ऊपर जो आप कहना चाहिए पर्वत शिखरों पर, वहाँ कमी आ रही है। आज हिमालय के अंदर प्रॉब्लम हो रही। दूसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक, इनके ऊपर भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उसका अल्टीमेटली कहाँ प्रभाव होगा? अल्टीमेटली वो जाएगा समुद्र तटों के ऊपर और उससे जल की वृद्धि होगी। जब जल की वृद्धि होगी तो समुद्र तटीय क्षेत्र है उनके ऊपर उसका प्रभाव होगा। बहुत से क्षेत्र उसके अंदर पानी में उसमें डूबने के कगार पर आ जाएंगे। तो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ समुद्रों किनारे हैं के किनारे होने से उससे एक प्रभाव आने वाला है। हमें आगे जाकर के कम से कम ये जो दूसरा बड़ा जो भाग है वो कार्बन एमिशन का हुआ। ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा बड़ा भाग 1.1 डिग्री तो बढ़ ही गया है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। अब आने वाले समय में और नहीं बढ़े, उसके लिए हमें प्लांटेशन की बात आ रही है। क्यों? कि धरती से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा निकलती है वही ग्रीन हाउस को मेंटेन करती है। और यदि उस ऊर्जा के लिए हमने कोई उपाय नहीं किए और उसको एनर्जी को हम नहीं ले पाए, एमिजिविटी जितनी होती है उसको यदि हम नहीं ले पाए तो आगे जाकर के हमारी पृथ्वी से जो निकलने वाली ऊर्जा थी उसको हम सही रूपों में नहीं ग्रहण कर पाए तो ग्रीन हाउस पे इफेक्ट होगा, तो कार्बन एमिशन फैलेगा और कार्बन एमिशन के कारण और ज़्यादा होगा। तो ऑटोमोबाइल्स पे कंट्रोल करना, इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल करना, ये सब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हमें यह एक रूप से सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए। तो इससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन से हमारे स्वास्थ्य पर और हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है इससे? बहुत बड़ा एक इश्यू सामने आया था अभी 3 साल पहले हमने फेस किया और हेल्थ केवल एक सामान्य इश्यू नहीं रहेगा, वर्ल्ड लेवल पर हमने कोरोना फिक्स किया जी। कितना बड़ा हेल्थ इश्यू था, कितनी जानें चली गई केवल हमारी एक थोड़ी सी भूल से।
हमने भूल क्या की? हमने भूल की कि हम जितने भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, उनका दोहन तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें नियोजन नहीं रखा। यदि हम प्लान्ड वे में चलते, नदियों के पानी को बहते रहना देना चाहिए था, तो उनके ऊपर बड़े डैम बने। डैम बने तो ऐसे बने कि उससे आसपास के एरिया में अर्थक्वेक्स आए। और दूसरा हुआ कि वन है तो वनों का विकास तो करना था साथ ही, लेकिन उसके साथ में हमने अनप्लान्ड वे में उनके अंदर रिसोर्ट्स बना दिए। बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बनाने के लिए, विस्तार देने के लिए हमने वनों को साफ किया, एग्रीकल्चर एरियाज के लिए वनों को साफ किया, इवन देन उनमें रिसोर्ट्स स्थापित कर दिए और ट्रांसपोर्ट लाइनें निकाली। भाई आपके पास में प्रकृति ने जो दिया है उसका थोड़ा तो समायोजन होना चाहिए था ना, साथ में बैलेंस होना चाहिए था। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो नेचर ने दिया है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, और यदि डिस्टर्ब किया तो उसका परिणाम हमारे मानव स्वास्थ्य पर आया। तो ये मानव की बहुत बड़ी भूल है, और आने वाले समय में यदि नहीं संभले तो ये खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी हम फेस कर रहे हैं। आए दिन आप देखिए कि हॉस्पिटल्स में कितनी बड़ी लाइन है। भाई आप नेचुरल मैन थे ना प्रकृति में। आज आदिवासी क्षेत्र के अंदर सारे लोग नेचर के साथ कितने जुड़े हुए हैं, दूर दूर तक पूरी वो उन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी है, नदियों के किनारे रह रहे हैं, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं है। दे आर रियल इकोलॉजिस्ट, वो ही है। वनवासी जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही माने में प्रकृति के पुजारी तो वही है जी। तो हमें कुछ सीख उनसे लेनी चाहिए, और हमारे पास में जो संसाधनों का दोहन का एक तरीका है उसको रोकना होगा। मैडम जी, आपने एक बुक भी और कविता भी लिखी है इस पे, तो आप उसकी 2-4 लाइन अगर हमें बता देंगे तो। मैंने प्रयास किया कि मेरे अपने अनुभव थे जी। मैंने अमेरिका गया, जब भी वहाँ देखा कि बहती हुई धाराओं में जहाँ दोनों तरफ वृक्ष है तो टहनियाँ झुकी हुई है, ये टहनी टूट भी गई तो उसी के किनारे पड़ी हुई, पेड़ नहीं काट रहे हैं, इवन दिन टहनियाँ भी नहीं ले जाते। तो मैंने उस पर लिखा है कि शैल शिखर सब सूख गए हैं, नदियाँ सूखी, झरने सूखे, सूख गया बनराई रे, शैल शिखर सब सूख रहे। तो ये उसके ऊपर लिखा है कि शिखर सूख गए, नदियाँ सूख गई, झीलें सूख गए, और अब हम क्यों पछता रहे। तो आगे जाकर, और मूक प्रकृति भी बोल रही है, मूक प्रकृति बोल रही है अपने घर के मायने, इसके ऊपर भी लिखा है कि वो प्रलय के रूप में बोल रही है। और आज जितने देखो आप जीव जंतु बाहर आ रहे हैं, हैबिटाट उनकी उजाड़ दिए, वन क्षेत्र से उजड़ गए, तो वो सब भी बाहर आ गए। आए दिन सुनते हैं बस्तियों में लेपर्ड आ गए, कहाँ से आ रहे? क्यों कि हमने उनके निवास क्षेत्र थे उनके उजाड़ दिए, वो बेघर हो गए। तो हमें एक सामंजस्य इसका बनाए रखना है। बिल्कुल। तो जो ये जलवायु परिवर्तन है, ये प्राकृतिक कारणों से तो हो ही रहा है जी, तो इसमें मानव गतिविधियों का भी रोल है जी। तो मानव की गतिविधियाँ, पहला जो प्रकृति पे जब मानव ने स्टेप रखा, प्रथम चरण था तो प्राकृतिक मानव था। उसके साथ हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ी, हमने कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया, हमने फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति लाए, और उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी में आए। आज हमारी स्टेज उत्कृष्ट रूप से अंतरिक्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के जो प्राकृतिक स्वरूप था उसको पूर्ण रूप से प्रत्युतल पर औद्योगिकरण, अर्बेनाइजेशन, दोनों बड़े फैक्टर हैं। यदि आप नगरों की ओर बढ़ती हुई जनसंख्या का यदि पलायन को नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में आज विश्व की मोर देन 50% पॉपुलेशन आर रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, और भारत में लगभग 35%, अभी जो डेटा आएंगे वो 37% के होंगे अर्बेनाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। और आप ये देखिए गाँव की 70% थी, वो भी अब कम हो रही। वो गाँव के लोग छोड़ करके शहरों की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं। तो हमें डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करना चाहिए, गाँव की ओर नहीं, कम से कम अर्बन सेंटर जो मेट्रो सिटी है उनके चारों तरफ कुछ टाउनशिप डेवलप करनी चाहिए, मेडिट सिटी डेवलप करनी चाहिए, टेक्नो सिटी डेवलप करनी चाहिए, हमारे एजुकेशन हब डेवलप करने चाहिए, शहर के अंदर नहीं, शहर की सराउंडिंग्स पे। और गाँव को भी कुछ दीजिए, गाँव से अपन नेचुरल रिसोर्सेज लेके आएंगे। एक बेकव्यास की थ्योरी आई थी और उसके अंदर कहा गया, मिल्टन ने भी कहा कि हम आसपास के सराउंडिंग से शहरों को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनको सारी सुविधाएं नेचुरल रिसोर्सेज की देते हैं, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स ले तो लेते हैं, उनको वापस रिटर्न में क्या दे रहे हैं? कार्बन एमिशन। ओवरऑल यदि एक इंडेक्स देखें कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द सराउंडिंग एरियाज, तो दैट इज द कार्बन एमिशन, दैट इज द मेन इंडिकेटर। एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय मॉडल इन दिस मेटाबॉलिक अर्बन सस्टेनेबिलिटी मॉडल दैट विल बी प्रेजेंटेड इन सैन फ्रांसिस्को इन मार्च में। आने वाले समय में मुझे वहाँ आमंत्रित भी किया है।
तो हमने एक सोचा है कि सराउंडिंग एरिया से जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज लेकर के आए, दैट इज द इनपुट, बट आउटपुट में हमें यदि देखें तो हमने पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिया। डेवलपमेंट किया है, लेकिन हमने कहीं कहीं त्रुटियां की है, और आज से नहीं हुई है, पिछले जब से डेवलपमेंट की स्टेजेज हमने पार की उसके हिसाब से हम त्रुटियां करते आए, उस पर नियंत्रण की जरूरत। और ये मैं मानता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मिशन है, और आज हम इस मिशन की ओर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य यदि सुनहरा भविष्य देखना है तो हमें इस एक्शन प्लान जो सरकार ने लागू किया और 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, उसको मूर्त रूप देने के लिए इस केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ काम किया। अक्षय ऊर्जा उसी का एक पार्ट, और आज हम पेड़ को कह रहे हैं जो माँ की तरह मान रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक वृक्ष एक हमारी माँ को ये माना जाए तो वो भी एक मिशन का पार्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको कोई विशेष बदलाव दिखा है इस परिवर्तन से? यस, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं, हम आसपास के एरिया को देखें। आप देखिए कि जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें इंदिरा गांधी नहर आई, और उधर से हम सरदार सरोवर से एक नहर लेके आए। दोनों के वजह से बाड़मेर जैसलमेर में कभी सोचा था, जहाँ रेत के टीले थे, आंधियां चलती थी, और आज वहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही है। ये परिवर्तन जो आ रहा है उसका कारण है कि हमने हरित क्रांति लाई, और ये एक मिशन का पार्ट है, और मिशन के पार्ट में हरित भारत मिशन शुरू किया, और वो मिशन क्या है? नेशनल मिशन फॉर ग्रीन लेवल पर ग्रीन इंडिया के ऊपर काम किया। नवीनीकरण ऊर्जा भी उसमें से एक पार्ट। आज एग्रीकल्चर एरियाज को हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम पॉली एग्रीकल्चर पर उससे जा रहे हैं, पॉलीमर वाला उसमें भी जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। ये कृषि के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम एक नया डायमेंशन दे रहे हैं, जो आने वाले समय में सतत विकास की ओर बढ़ते कदम है। जी, समाज को लेके साथ चल रहे हैं, राष्ट्र को लेके साथ चल रहे हैं, और आने वाले समय में हम आगे की ओर यदि देखें तो एक जनरेशन ऐसी तैयार होगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाएगी। जी बिल्कुल। तो जो ये मृदा है, वायु है और जलवायु परिवर्तन के, इन पे क्या परिणाम पड़ रहे हैं, इन पे क्या असर हो रहा है? जी, बहुत अच्छी बात आपने तीनों कंपोनेंट की बात की है। मृदा पर जो विशेष हुआ है उससे हम आज सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जी, सराउंडिंग एरिया में जो अपशिष्ट जल जो बहकर के जा रहा है, जो प्लास्टिक जा रहा है, उससे अल्टीमेटली किस पे असर पड़ रहा है? सॉइल पर। आप शुद्ध जल भी नहीं दे पा रहे हैं, और उस सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, उसकी जो एफिशिएंसी थी, उस एफिशिएंसी को भी हम खत्म कर रहे हैं, जो उत्पादकता थी उसको खत्म। इसलिए सरकार ने भी इस मामले में ये सोचा है कि हमें इसका हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड। जो सॉइल का जो सर्वे चल रहा है, सॉइल सर्वे, उस पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, और हेल्थ कार्ड बन रहा है। हर एरिया में फर्टिलिटी अलग अलग है, लेकिन कुछ जगह ऐसी प्रभावित हुई कि वहाँ एक तरह से ऊसर भूमि तैयार हो गई, वेस्टलैंड बनने लग गई। उस पर हमें निगरानी रखनी होगी। दूसरा, जल की बात कही, जल, वायु तो वायु प्रदूषण में एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जल को हम रिसाइकलिंग में ले जा रहे हैं। अपशिष्ट जल है शहरों में, लेकिन अपशिष्ट जल को हम रिसाइकलिंग के दौर में ले जा करके पुनः चक्रित कर रहे हैं, ताकि उसको थोड़ा यूज किया जाए, चाहे इंडस्ट्री में करें चाहे एग्रीकल्चर में, पर उसको भी यूज किया जाए। और तीसरी बात आपने कही है मृदा, तो मृदा, जल और वायु, और चौथा हमारा वन, और फिर मानव की गतिविधियां। इन पांचों को हम कंट्रोल यदि कर लेते हैं तो बहुत कुछ रास्ता हमारा फ्यूचर का बनता है। नहीं तो ये चुनौतियां हमेशा रहेगी, और इन मिशन को पूर्ण रूप से वनीकरण है, जलवायु ज्ञान मिशन में आप सोचे टेक्नोलॉजी आ गई। आज हम नॉलेज बेस्ड एजुकेशन वो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं। GIS उसमें सबसे बड़ा योगदान है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हर एरिया में जहां भी जो काम हो रहा है, कितना वन क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, किस तरह से अब रास्ते निकाल सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है GIS इंफॉर्मेशन से हम सारे डेटा को लेकर के और सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एक आधार है। आज ये देखिए कि जयपुर में 10 साल पहले क्या पोजीशन थी, 20 साल पहले क्या थी, उसको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एनालाइज करें तो ये पता लगेगा कि टेम्पोरल एनालिसिस से सामयिक परिवर्तन कितना आ रहा है, और उसको कैलकुलेट करते हैं कि यदि यही परिवर्तन की रेट रही तो आने वाले समय में फ्यूचर में हम किस दिशा में होंगे और क्या स्थिति में होंगे, ये रिमोट सेंसिंग बता रहा है। तो टेम्पोरल वेरिएशन बता रहे हैं, स्पेशल वेरिएशन बता रहे हैं, एक शहर दूसरे शहर, एक गांव दूसरे गांव, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में क्या अंतर है, ये रिमोट सेंसिंग से हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का परिवर्तन का दौर जलवायु क्षेत्र,
और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कितने खत्म हो रहे हैं, कैसा स्वरूप आ रहा है, ये एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। और इसमें दोनों टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आज कितने ही साइंस के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, जियोलॉजी, ये सारे मिलकर के इंटरडिसिप्लिनरी, और इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है। इसरो ने जितने रीजनल सेंटर स्थापित किए, आज आप देखिए हमारा रीजनल सेंटर जोधपुर में है, RRSC वो काम कर रहे हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद काम कर रहा है। तो ये सारे सेंटर ने एक समाज के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्टिव सिस्टम बनाया है, और हम ट्रेनिंग देकर के उनको तैयार भी कर रहे हैं, हम भी उसके भाग रहे हैं। RRSC से हमने भी ट्रेनिंग ली रिमोट सेंसिंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून से 93 में, जब रिमोट सेंसिंग का दौर प्रारंभ हुआ था। आज तो हम बहुत एडवांस स्थिति में हैं कि हमारे पास GIS के सॉफ्टवेयर, ArcInfor, ये सारे आ गए। तो आप कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जैसे राजस्थान में कोई पर्यावरण का कोई पहल या फिर कोई अभियान चल रहा हो जो बहुत प्रेरणादायक रहा हो? हमने अरावली की दृष्टिकोण से देखे, हिमालय में तो है, लेकिन अरावली में भी प्लांटेशन का दौर चला और कुछ ग्रीन पैसेजेस तैयार हो गए। आज गोगुंडा के आसपास के एरिया में हम देखें तो बहुत कुछ ऐसे पैचेज नजर आएंगे, जहां आप पिंडवाड़ा की ओर जाएं तो दोनों तरफ पहाड़ियों में बिल्कुल जहां प्लांटेशन किया है, बांस के पेड़ लगे। तो इसी तरह से साउथ में भी देखें तो शिरोई एरिया में, इनमें भी, और इधर आप अरावली से आगे बढ़े जहां माइनिंग एरियाज थे, उस पर कुछ नीतियां लाई गई, कैसे भी करके हम वेस्ट मटेरियल जो बिल्कुल थ्रो करते थे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो एक्सपांसन था माइनिंग एरियाज का, उस पर एक नियंत्रण पाने की नीति गवर्नमेंट ने शुरू की, और उससे हम आगे आने वाले समय में सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। और अभी हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो इसका क्या मुख्य कारण है? जी, ये बहुत बड़ा एक बर्निंग इश्यू न केवल हमारी राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है, लेकिन यदि विश्व स्तर पर भी देखें तो दिल्ली का जब डेटा देखते हैं तो पूरा विश्व एक आश्चर्यचकित हो गया। उसके दो परिणाम, पहला तो हमने ऑटोमोबाइल्स का जो यूज किया दिल्ली में, उसकी गंभीरता इतनी रही, इसका परिणाम इतना खतरनाक हो गया है कि आज हमें उसको देखने को मिल रहा परिणाम। हमें डाइवर्सिफाइड उसमें जाना चाहिए था। हमने सारे पूरा राजपथ और उसके आसपास के एरियाज में, आज भी हम वही डेवलप कर रहे हैं। भाई आपको जो कुछ करना है गतिविधियां, तो क्यों कैनाल प्लेस को केंद्र बनाया? जितने जो ऑफिसेस थे वो सारे सब अब है, अब जाकर के नोएडा और गुड़गांव इसके अंदर थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया। तो ऐसे सिटी टाउन्स जो टाउनशिप्स है, वो टाउनशिप बाहर की ओर ले जानी चाहिए थी। दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन, जब हम 70s के दौर में वहां थे, 80s के दौर में, तब वहां पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़ भी नहीं थी, 80 लाख के लगभग थी। आज पिछले 2 दशकों में दिल्ली कितना बढ़ गया, आज बॉम्बे से भी आगे होने जा रहा है। आने वाले डेटा आप देखना। तो हम लोगों ने उसकी जो माइग्रेशन फ्लो था उसको चेक ही नहीं किया, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को चेक नहीं किया, और आज वहां भीड़ बढ़ गई। आपको कितने जो है, आप ट्रैफिक को देखिए कि उनके रूट्स को डेवलप कर दिया, मेट्रो बन गए, सब बन गए, लेकिन पीपल आर यूजिंग देयर व्हीकल्स इंडिविजुअली, पर्सनली। भाई इसको हमें रोकना लगानी पड़ेगी कि हम उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं और विकेंद्रित विकास करिए विकास। नेचुरली वो है कि कैपिटल सिटी है तो हमें विकास करना, नेशनल कैपिटल है, लेकिन उसका विकेंद्रित विकास में ले जाना। आगे थोड़ा केंद्रों को उस तरह से विकेंद्रित विकास की ओर जाना चाहिए, तभी इसका एक रास्ता निकलेगा। प्रयास बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी समय लग जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो वहाँ जम गई है, एक तरह से कंसंट्रेशन, एकोमोडेशन ऑफ द पब्लिक और द पॉपुलेशन इन द सेंट्रल एरियाज ऑफ दैट दिल्ली सिटी, दैट शुड बी रिमूव्ड। उसी को आगे जाकर के हमें कुछ चीजें ऐसी सोचनी पड़ेगी कि हम कैसे उसको नियंत्रण करें, नहीं तो फ्यूचर में और आने वाली प्रॉब्लम। तो आखिरी में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं? देखिए, जितना परिवर्तन संभव है वो जब तक हम समाज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो मेरा सबसे हाथ जोड़ की निवेदन यही है कि हम अधिक से अधिक अपने जहन में ये लाएं कि अपनी सराउंडिंग को हम सुधारें, हमारा पूरा हरित क्षेत्र हो, और नेचुरल जो हमारा हैबिटेट है, जो हेरिटेज हमें मिला है, जो जियो हेरिटेज कहना चाहिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हमने बहती धाराएं देखी है, हमने चहकते हुए पक्षी देखे हैं, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। वन क्षेत्र लुप्त होते जा रहे हैं। हमने गीतों में गाया है, संस्कृति में गाया है, सब कुछ हमारे तीज त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम क्यों भूल रहे हैं?
हम क्यों आधुनिकता की दौड़ में फंसते चले जा रहे हैं? हमें आगे जाकर के हमारी नेचुरल जो हेरिटेज था उसको बचाए रखना है, प्राकृतिक जो धरोहर है उसको बचाए रखना। हम आम, पीपल, पेड़, बरगद सबकी पूजा करते हैं, तो फिर वो उनको हम काट कैसे सकते हैं? जिनसे जीवन हमारा जुड़ा हुआ, हमारे त्योहार उससे जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा त्योहार है, सब तो पूर्णिमा के ऊपर आए हैं, कहीं अमावस्या पे आए हैं। हमने उन तिथियों को भी देखा होगा, उसी के अंदर हमने प्रकृति के साथ सब जोड़ा है। तो प्रकृति, मानव और प्रकृति का सामंजस्य बहुत जरूरी है। हमें नेचर को समझना चाहिए। आज भी लोग गाँव में जाते हैं तो राहत महसूस करते हैं, वाह भाई बहुत अच्छी जगह आ गए, बहुत अच्छा पर्यावरण है। हम भी गाँव से निकले हैं, तो हम लोग गाँव में जाकर के राहत क्यों महसूस कर रहे हैं? कि उस नेचर के साथ लोग जी रहे हैं और जीवन उनका है, वनवासियों का जीवन उनका है। तो ऐसा कुछ जीवन एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मोर नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन और मोर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये एक हमें कहना पड़ेगा। मानव का अधिक से अधिक प्राकृतिकरण हो और प्रकृति का भी मानवीकरण। जहाँ गैप है, जहाँ घाटियां दी, वहाँ रास्ते निकाले ना। पर्वतों को क्यों तोड़े, पर्वतों को क्यों काटे? तो ये सा एक सामंजस्य हमें बनाना होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, दूरदर्शन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये वार्ताओं का दौर रहना चाहिए। हमें एक जागृति लानी पड़ेगी, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ये अच्छी पहल है कि आप पर्यावरण पहलू पर, पर्यावरण दर्शन, इसकी जो फिलोसॉफी है मानव और प्रकृति के सामंजस्य की, यह बनी रहे और सदियों तक हमारा ये सतत विकास आगे चले। आने वाली जनरेशन को हम अच्छा सा ये प्राकृतिक स्वरूप दे पाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना कि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय चुनौती है, और हम छोटे छोटे प्रयास कर कर, जैसे कि पौधे लगाकर, जल बचाकर और ऊर्जा बचाकर, इस परिवर्तन को धीमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, जाना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।